आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। और इस सेहतमंद ज़िंदगी का राज है हंसना और मुस्कुराना, क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे उतना ही हम सेहतमंद रहेंगे। तो इसलिए जैसे कि सेहतमंद रहने के लिए हंसना ज़रूरी है, और वैसे ही हंसने के लिए ज़रूरी है खूबसूरत दांत और मजबूत दांत। आजकल के दौर में हम अपने दांतों की खूबसूरती को कई सारे तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। कई बार हमारे दांतों में पीलापन या दांतों का टूट जाना या किसी भी वजह से दांतों का गिरना या दांतों में किसी तरह का दाग हो जाना, तो इन सभी जो दिक्कतें हैं उसका एक ही इलाज है, और वो है एस्थेटिक डेंटल ट्रीटमेंट। तो नाजरीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी इस ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए काफ़ी बेताब होंगे, और आप जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है। आपको हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर कॉल करना है और अपने सवालात हमारे माहिरीन से पूछने हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, नफ्सियात के उसूलों के तहत सेहतमंद दांतों को इंसानी शख्सियत में आला दर्जा हासिल है, क्योंकि इंसानी जिस्म में चेहरा एक ऐसा हिस्सा है जो उसे दूसरों से मुमताज करता है। वहीं चेहरे में दांत एक नुमाया हैसियत और मकाम रखते हैं। हमारे दांत सेहत के साथ साथ हुस्न में भी इजाफा करते हैं। साफ सुथरे दांतों के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी को भी मुतासिर कर सकता है। दांत दरअसल कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम बेशुमार खाने की अशिया का लुत्फ ले पाते हैं। दांतों से ही हम अपनी ग़िज़ा को चबा कर खा पाते हैं, ताकि वो सही तरह से हजम हो पाए और फिर तवानाई में तब्दील हो जाए। काबिल गौर है कि सेहतमंद दांतों के बगैर जिंदगी बेरौनक हो जाती है और चेहरे की खूबसूरती भी बरकरार नहीं रह पाती। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि दांतों की कितनी अहमियत है और इनका सेहतमंद रहना कितना जरूरी है। दांतों के साथ चिपकने वाली अशिया और ज्यादा मीठा खाने के बाद दांत साफ न करने से दांतों के अमराज में इजाफा हो जाता है। दांतों की बीमारी से बचने के लिए दांतों और मुंह की सफाई खास अहमियत रखती है। हमारे दांतों में खुराक के जर्रों से जरासीम तेजाब बनाते हैं, और ये तेजाब हमारे दांतों की मुहाफिज परत इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए खास तौर से रात को सोने से पहले दांतों की सफाई बहुत फायदेमंद रहती है, और इससे हमारी मजमूई सेहत भी अच्छी रहती है। आज के जदीद दौर में दांतों के इलाज, सुधार और उनमें निखार के लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है एस्थेटिक तरीका इलाज, जिनके दांत कुदरती तौर पर बनावट के एतबार से मुतवाजिन नहीं होते, टेढ़े होते हैं, या किसी खराबी या बीमारी की वजह से उनमें कोई मसला पैदा हो गया है, तो उसे एस्थेटिक तरीका इलाज के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है। इसमें कोशिश ये होती है कि मरीज के दांत इस हद तक बेहतर कर दिए जाएं कि वो अपनी ग़िज़ा को खा सके और उसे बोलने में भी आसानी हो। एस्थेटिक तरीका इलाज में टूटे हुए, बदरंग, टेढ़े, दागदार और पीले दांतों को दुरुस्त करके उन्हें खूबसूरत और मजबूत बनाया जाता है, ताकि चेहरे की खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। एस्थेटिक दांतों के इलाज में असल तवज्जो दांतों के रंग, साइज, शक्ल, पोजीशन और उन्हें सीधा करने पर रहती है। इसके साथ साथ मसूड़ों की भी इसमें देखभाल की जाती है। कई अफराद जिन्हें दांतों की कोई बीमारी नहीं होती है, वो अपने चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने की खातिर भी इस तरीका इलाज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मुस्कुराते हुए चेहरे में सेहतमंद दांत एक अहम मकाम रखते हैं, और इससे हमारी शख्सियत भी पुरएतमाद बनती है। इस खूबसूरत ज़िंदगी पर असर बस एक छोटी सी मुस्कुराहट का है। तो नाजरीन, अगर आप भी दांतों की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर किसी वजह से आपके दांत टूट रहे हैं या गिर रहे हैं, या फिर आप भी चाहते हैं सेलिब्रिटी स्माइल, तो आज की ये पेशकश आप लोगों के लिए बेहद खास है। आज हमारे माहिरीन जवाब देंगे आपके और हमारे सवालों का। तो आइए आपका हमारे माहिरीन से तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल, सेलिब्रिटी स्माइल, जैसा कि रतिका ने बताया, अगर आपको सेलिब्रिटी स्माइल चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट्स की बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। आइए अपने एक्सपर्ट से आपका तारुफ, आपका परिचय कराते हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर रेखा गुप्ता। आप मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज
दिल्ली में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। आपका बहुत बहुत वेलकम है मैडम। नमस्कार, थैंक यू। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय मिगलानी। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर ऑफ डेंटिस्ट्री हैं। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर धीरज कुमार। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स न्यू दिल्ली में, और आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर रेखा गुप्ता आपसे है। मैडम, ये जो एस्थेटिक डेंटल ट्रीटमेंट कहते किसे? एस्थेटिक डेंटल ट्रीटमेंट, एस्थेटिक जो वर्ड है ये एक कॉमन टर्म है। तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो इलाज किया जा रहा है, जो डेंटल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो एस्थेटिक डेंटल ट्रीटमेंट है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं इसको, या उससे किस इसको तरह? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी हम कह सकते हैं। सो हम कोई भी दांतों का इलाज जब कर रहे हैं उसके अलग अलग कारण होते हैं। एक होता है दर्द का निवारण, एक होता है कि अगर दांत डैमेज हुआ है उसको वापस ठीक करना, और ये सब प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो देखने में दांत खराब लगते हैं हम उसका रूप या रंग की, जैसे आपने शुरू में बात की कि वो भी ठीक करते हैं, तो वो एस्थेटिक बन जाता है। एक तो अगर आसान शब्द में, आसान लफ्जों में कहें तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ दैट। ब्यूटिफिकेशन, और उन दांतों का जो हमारे मुंह में बात करते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, मेजरली आगे वाले जो दांत हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उनका ब्यूटिफिकेशन, बेटर लुक आ बेटर लुक। तो डॉक्टर मिगलानी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैम ने हमें समझाया एस्थेटिक होता क्या है, तो इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कवर करते हैं? ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपके पास आती हैं और आप जो है उसको एनहांस करते हैं? देखिए, अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं। आगे के दांत आपके जो दिखाई दे रहे हैं, अगर उनमें पीलापन है, टेढ़े मेढ़े हैं, या बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली कोई इवेंट है शादी से पहले, जब वो चाहते हैं कि हमारे दांत सुंदर लगने चाहिए कैमरे में और बाकी फ़ोटोग्राफ्स में, आपके उन सब दांतों के प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। वी आर कॉल्ड एज एस्थेटिक डेंटिस्ट। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसके लिए कई सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, पर अगर आप इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए एस्थेटिक डेंटिस्ट्री काम आती है। उसमें इम्प्लांट्स भी हैं, उसमें विनियर्स भी हैं, उसमें कॉम्पोजिट की ट्रीटमेंट भी हैं, ब्लीचिंग भी की जाती है। तो कई तरह के डेंटल ट्रीटमेंट हैं जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के स्कोप में आते हैं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ टीथ ही एस्थेटिक डेंटल ट्रीटमेंट में आता है। डॉक्टर धीरज, आपका रुख करना चाहेंगे। आप एम्स दिल्ली से हैं, हालांकि हमारे सारे एक्सपर्ट ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं। यहाँ पे अमूमन एक सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्योंकि इतना लोड रहता है कि एस्थेटिक की तरफ कितना ध्यान रहता है, बिकॉज जो रोज़मर्रा की अन्य चीज़ें हैं उसके अलावा भी क्या प्रोविज़न रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हाँ, इस बात पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस प्रकार के मरीज़ हमारे पास काफ़ी आते हैं जिनको अपने सोसाइटी से रिलेटेड, अपना सोसाइटी स्केल, अपनी जॉब रिलेटेड, अपने दांतों का रखरखाव सुंदरतर बढ़ाने के लिए वो हमारे पास आते हैं। तो उस केस के अंदर हम ये नहीं खाली हमारे पास खाली कैंसर ही नहीं आ रहा, हमारे पास इस तरह के मरीज़ भी आते हैं जिनको अपने दांत सुंदर करने हैं, या फिर कोई बचपन में किसी बीमारी से पीड़ित है जिसकी वजह से उसके दांत खराब है, जिसकी उससे पढ़ाई उसकी खराब हो रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा। और हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में शादी एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल जैसा है। मैरिजेबल एज वाले तो अगर किसी की इस कारण शादी नहीं हो पा रही तो एक साइकोलॉजिकल एक ब्लॉक अलग से बन चुका है, जिससे पेशेंट बहुत डिप्रेस हो जाता है, गिल्ट फील करता है और सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट उन सब चीज़ों को जोड़ती है पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट आगे बढ़ पाए। तो इस प्रकार के पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में भी उतने ही आते हैं जितने प्राइवेट में आते हैं। और सुविधाएं भी रहती है डॉक्टर साहब? सुविधाएं भी हम लोग सारी उन्हें मुहैया कराते हैं। ओके, सो डॉक्टर रेखा, जब भी कोई आपके पास क्लाइंट आते होंगे स्पेशली इस ट्रीटमेंट के लिए, तो बहुत सारे सवाल होते होंगे उनके जहन में कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे क्या सवाल है जो आप तक आते हैं और क्या जवाब है उनके? सवाल और उम्मीदें, मैं दो बिल्कुल चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेलिब्रिटी स्माइल, सो मैं एक चीज़ बताऊंगी कि इसकी भी एक लिमिट है। मतलब अगर हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो जो आपके दांत हैं उन्हें हम बहुत हद तक सुधार सकते हैं, बट कुछ हद तक एक उसकी लिमिटेशन भी होती है। सो किस तरह का ट्रीटमेंट है, जैसे कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिन्हें एक ही सिटिंग में किया जा सकता है, ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत एक्सटेंसिव हैं, मतलब जिसमें लंबी सिटिंग्स की ज़रूरत है, कैप लगता है। जैसे हमने तार लगाने की बात कही, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट,
तो अगर वो मोडालिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जनरली 1 से 2 साल का टाइम लगता है। तो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही होता है कि समय कितना लगेगा। अब किसी के पास समय कम है तो उस समय हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा पॉसिबल है। दूसरा हो गया कि कॉस्ट कितनी रहेगी, महंगा है, सस्ता है। तीसरा हो गया कि एक बार किया तो कितना टाइम तक टिकेगा, कब तक ऐसा ही रहेगा, उसमें वापस से कोई बदलाव तो नहीं आएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मरीज़ की जो उम्मीदें होती हैं, जितना उसके पास समय है और जो एक्सपेक्टेशन है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक रियलिटी के दायरे के अंदर हम वो ट्रीटमेंट तो उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को तो हम सारी ऑप्शन दे सकते हैं कि ये आप ऑप्शन टेलर्ड करते होंगे जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ज़रूरत के हिसाब से हम बता सकते हैं और फिर अकॉर्डिंग वी कैन बिल्कुल। डॉक्टर मिगलानी आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा जो देश है, यहाँ की जो एवरेज अगर हम इनकम करें, लोअर इनकम ग्रुप्स के बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो कितना खर्चा आम तौर पे अगर हम अपने देश के लिहाज से आपसे पूछना चाहें तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस्थेटिक ट्रीटमेंट खर्चीला ट्रीटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सरकार हमें हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कि ये मरीज़ जो बाहर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम कम से कम टाइम में और कम से कम दाम में ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। देखिए, हर आदमी का हक है अच्छा लगना, हर लड़की का हक है सुंदर लगना, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम टाइम में, कम से कम पैसे में उसका ये सपना पूरा कर सकें। तो डॉक्टर धीरज, कुछ ऐसी भी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि इस ट्रीटमेंट से पहले या इस ट्रीटमेंट के बाद करनी होती है किसी को, अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं डेंटल इम्प्लांट करवाना है, क्राउन ब्रिजेस या वट एवर, तो उससे पहले क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए एक पेशेंट को? जैसे इस तरह के पेशेंट्स के लिए हम लोग शुरू से उनका प्लान अप तैयार करते हैं कि हमारा क्या हम चाहते हैं, क्या पेशेंट की अचीवमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और जैसे डॉक्टर रेखा ने कहा कि हमें उनकी जो उनकी इच्छाएं उसको एक लिमिट में रखकर ही हम ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं उनके लिए। तो एक प्री डायग्नोस्टिक एक इवैल्यूएशन होता है मरीज़ों का, जिसमें हम बता पाते हैं क्या क्या इलाज हम उनके लिए करने वाले हैं और उसकी लिमिटेशन उससे डिस्कस की जाती है। उसके बाद एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान उनको जज करके दिया जाता है और उसकी मेंटेनेंस भी उनको समझाई जाती है कि लॉन्ग समय में कैसे उसको वो मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रेखा आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? मैं इसमें एक चीज़ और, जैसे आपने तैयारी की बात की, सो पहली तैयारी जो है कि उसके मसूड़े और दांतों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, खासकर मसूड़े। सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मसूड़े फूले हैं, खून आ रहा है या प्लाक डिपॉजिट है, तो ऐसे में एस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। सो एक हेल्दी माउथ होना उसके लिए बहुत नींव जो है दांतों की वो बेहद मजबूत होना जरूरी है, तभी आप उसमें शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर रेखा ने हमें बताया कि कोई भी ट्रीटमेंट करवाने से पहले आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, बेहद ज़रूरी बात है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने दांतों का ख्याल शुरू से ही रखें। बिल्कुल, बिकॉज डॉक्टर सिर्फ आपके उन्हीं दांतों पे काम कर सकते हैं अगर वो दांत सेहतमंद स्वस्थ होंगे। जैसे तो कि अगर हमारे मकान की नींव मजबूत नहीं होगी तो आप उसमें कुछ फर्दर ब्यूटिफिकेशन नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे दांतों का आधार है मसूड़े। जी, मसूड़ों पे आपको ध्यान देना जरूरी है, तभी आप उसके हकदार बनेंगे। डॉक्टर रेखा, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर रेखा, ये बताइए कि अगर हम अनरियलिस्टिक डिमांड्स भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग आपके पास आते होंगे, कुछ तो सेलिब्रिटीज को देख देख के दे वांट टू कॉपी, ऐसा बना दो। इस बारे में थोड़ा हमें बताएं, किस तरह के केसेस आपके पास? मैंने ये बहुत आम तौर पे ये डिमांड होती है, इसीलिए मैंने पहले ये बात कही थी कि कुछ इसकी एक लिमिटेशन भी होती है। सो जैसे एक सबसे कॉमन जो मैं डिमांड कहूँगी वो होता है कि मरीज़ बोलते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद दांत हमें चाहिए, दूध जैसे। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हर पॉपुलेशन या हर रेस के टीथ का कलर, मिल्की वाइट टीथ नॉर्मली नेचुरल नहीं होते। सो अगर उसका नेचुरल कलर है और वो हेल्दी है तो इट इज़ वो बिल्कुल ठीक है, आपको उसे बदलाव की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर मरीज़ ऐसा चाहता है, बिकॉज़ खूबसूरती या एस्थेटिक एक ऐसी चीज़ है जो देखने वाले की आंखों में होती है। सो आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम कुछ हद तक काम कर सकते हैं। पर एक सीमा है पर उसकी एक सीमा है कि दांत कितने बड़े हैं, कितनी जगह है उतने बड़े दांत लगाने के लिए या छोटे लगाने के लिए। तो एस्थेटिक ट्रीटमेंट में वो सीमा के अंदर ही रह के हम इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर मिगलानी, जैसे कि अभी हमने शुरू में बात की, हमने कहा कि सेहतमंद
ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है एक अच्छे दांत। तो क्या ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया होता है या ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ये ट्रीटमेंट नहीं काम कर सकते, मतलब उनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड हेल्थ को लेकर जिसके ऊपर हम लोग नहीं उनको ये ट्रीटमेंट दे सकते? देखिए, अगर आप मेडिकली देखते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट जैसे डॉक्टर रेखा बता रही थी कि गम्स की प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के केसेस में ये ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ओरल हाइजीन या दांतों की साफ़ सफाई मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा प्री रिक्विजिट है कि आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। और मैंने एक बात और अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि कई लोग बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं, और इस सिचुएशन में हमारी अप्रोच यही रहती है कि हम पेशेंट की फ़ोटोग्राफ पहले और बाद में देखें, खींचें और उनको दिखाएं कि पहले आपका कैसा था, आप कैसा है। क्योंकि कई बार पेशेंट ये सोचता है कि मैं किसी फिल्म स्टार की तरह दिखने लग जाऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ आने से पहले मैं मेकअप रूम में गया तो मैंने पूछा, आप मुझे सलमान खान बनाएंगे या शाहरुख खान? सो यही अप्रोच पेशेंट की भी रहती है। लेकिन अगर आप अपना प्री और पोस्ट रिकॉर्ड रख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाता है। लेकिन अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, कुछ चीज़ों की हम आपको रिस्ट्रिक्शन भी देते हैं कि जैसे आगे से खाना नहीं खाना है या आगे से कोई सख्त चीज़ नहीं तोड़नी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना एस्थेटिक ट्रीटमेंट फेल होने के मेरा ये सवाल था कि जैसे कि आप, मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है कि मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर से कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। एस्थेटिक ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होगी वहाँ पे आपका डायबिटीज़ या शुगर, मधुमेह या आपकी हाइपरटेंशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरफेयर करती हैं अगर आप सर्जिकल अप्रोच के लिए जाते हैं। ओके, थैंक यू। डॉक्टर धीरज, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आमतौर पे हमारी डेंटिस्ट्री जो दंत चिकित्सा विभाग है उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। एस्थेटिक डेंटल ट्रीटमेंट, इसमें क्या कोई अलग ब्रांच है या कोई भी जो प्रोस्टोडोंटिक्स है या एंडोडोंटिक्स सारे डिपार्टमेंट कर देते हैं, ऐसा कुछ है स्पेशलाइजेशन? कौन सा डेंटल जो सर्जन है या एक्सपर्ट है इसका माहिर माना जाता है? हाँ, अमूलन डेंटिस्ट्री एज सच दांतों का रखरखाव करने के लिए हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं, सर दांतों के मसूड़े, दांत हम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जब उसको हम प्रिवेंटिव फॉर्म में करते हैं तो उसमें हम फिलिंग की बात करते हैं। तो हमारे कंजर्वेटिव डेंटिस्ट काम आते हैं, जो दांत के अंदर थोड़ा कीड़ा लगा है, थोड़ा डैमेज हुआ, उसको फिल कर पाए, उसकी वापस शेप वैसे ही ला पाए। अगर दांत चला गया है, बिल्कुल हमने दांत को लॉस्ट कर दिया है, तो प्रोस्टोडोंटिस्ट काम आते हैं जो दांत को रिप्लेस कर पाए, जिसके बड़े सारे मीडियम है, इम्प्लांट है, डेंचर्स है, हम लोग उससे रिप्लेस कर पाते हैं। तीसरे डॉक्टर आते हैं अगर हमारा यंग एज पेशेंट है, उसके दांतों में स्पेसिंग है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ब्रेसेस लगा के हम उनको अलाइन कर पाते हैं। लेकिन होलिस्टिकली मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच काम आती है। जैसे हम नींव की बात कर रहे थे तो गम्स के डॉक्टर काम आएंगे हमारे, रिप्लेस करना, तो हमारे में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच चलती है। इट इज स्टेज वाइज मैनर। बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो मिलकर काम करते हैं इसके और ऊपर। जो प्रॉब्लम है जो वो करवाना चाहते हैं, आपने बोला कि जैसे सपोज गैप है या इम्प्लांट है, तो उसके एक्सपर्ट अलग रहेंगे, है ना? क्योंकि मैंने सवाल अपने आम दर्शकों की तरफ से ये पूछा है क्योंकि उनके माइंड में भी कंफ्यूजन रहता है कि कहीं पे अगर केवल डेंटल कॉलेज या कोई शॉप है डेंटिस्ट की, कि वहाँ जाके उसका इलाज हो पाएगा या कोई पर्टिकुलर होते हैं? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि कुछ इलाज होते हैं जो हम जनरल डेंटिस्ट की तरह परफॉर्म करते हैं, जनरल फिजिशियन ऐसे जनरल डेंटिस्ट होता है। कुछ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होती है जिसके लिए स्पेशलाइज डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रोस्टोडोंटिस्ट, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, ये हमारी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं जो एक विभाग के अलग अलग मरीजों को एक स्पेसिफिक इलाज तरीके से दिया जाता है। बिल्कुल। ओके, डॉक्टर रेखा, अगर हम एज फैक्टर की बात करते हैं तो अगर किसी को अपने टीथ की अलाइनमेंट करवानी है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो एज फैक्टर क्या, क्राइटेरिया क्या है एज का? किस एज पे जो है हम लोग क्या कहते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं? आपके सवाल से पहले एक फ़ोन कॉल आ गया, आइए अपने व्यूअर हैं उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर आपको साहब। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ गई है। नमस्कार, अपना ये सवाल आपका पूछिए। प्रोग्राम चल रहा था डेंटल के एस्थेटिक ट्रीटमेंट पर, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, शुक्रिया। मेरा नाम आबिद है और मैं नकुड़ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। नकुड़ सहारनपुर से। हाँ जी, हाँ जी। ये एक चीज पूछनी थी, अभी आपके प्रोग्राम के दौरान डायबिटीज का जिक्र आया था, तो डॉक्टर धीरज जो आपके प्रोग्राम में एम से आए हुए हैं जी,
मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो कॉलगेट या कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हैं नॉर्मली, उससे उनकी डायबिटीज पर फर्क तो नहीं पड़ता? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। डॉक्टर धीरज, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, नमस्कार। आपका सवाल एकदम जायज़ है। जो लोगों को नहीं पता होता, नॉर्मल जो टूथपेस्ट होते हैं हम आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो आप इसको इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये खाली ऊपरी तरीके से ही इसको साफ़ कर रहा है आपके दांतों को। तो आप जो भी आपके डेंटिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है, जो भी आपका दांत साफ करने वाला पेस्ट है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका दांत साफ हो सके। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं इंजेस्ट नहीं किया है, अंदर नहीं गया है और आपने इसको कुल्ली से बाहर निकाल दिया है, तो फिर वो आपके डायबिटीज को बेअसर, कोई उसमें असर होने वाला नहीं है। आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, तो हम अपने सवाल की तरफ वापस से आते हैं। तो उसका आप बताइए हमें कि सवाल से बताएं प्लीज। सवाल में यही था कि जो ये अलाइनमेंट होती है जो कि हाँ एज रिलेटेड क्या है क्राइटेरिया? एस्थेटिक ट्रीटमेंट में उम्र मायने नहीं रखती। बट हाँ, जैसे आपने ऑर्थो ट्रीटमेंट, जब हम ब्रेसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम ये नहीं कहते कि किसी उम्र में नहीं कर सकते। बट जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है, ब्रेसेस जब हम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हड्डी का शेप भी बदलता है। तो जितना जल्दी कराएं, जैसे अगर जल्दी करा लिया जाए तो रीजनरेशन ज़्यादा अच्छा या रीमॉडलिंग ज़्यादा अच्छा होता है हड्डी का, तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कोई 40 साल का इंसान उसे नहीं करा सकता। ओके, सो एज इज़ नो बार है। ओके, बिल्कुल। सो बेसिकली चाहिए ये कि जब पूरी तरह से आपके दांत आ जाए सारे के सारे, उसके बाद ही ये प्रोसीजर हम करवा सकते हैं। उसमें कुछ एक प्रोसीजर हैं जो उससे पहले भी किए जाते हैं। ओके, बच्चों में भी बच्चों में किए जाते हैं। उसके अलग अलग तरीके होते हैं। बट ज़्यादातर अगर सुंदरता के लिए परमानेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो सारे दांत बच्चों में डिफॉर्मिटी होती होगी उसके बारे में? बच्चों में जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, कई बार बच्चे गिर गए, दूध का दांत टूट गया, तो वो बच्चे आगे के अगर दांत है तो बच्चा स्कूल में जाने में उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं। भी रहते हैं कई बार बच्चों के बाई बर्थ। हाँ, वो क्लेफ्ट लिप की आप बात कर रहे हैं, जो जन्म के समय ही ऐसा होता है, कटा हुआ होठ या कई बार हड्डी तक भी हो जाता है या तालू तक जाता है, तो उसका जनरली सर्जिकल अप्रोच होता है। उसका एक प्रोटोकॉल है कि 10वें हफ्ते पे करना है और उसमें ज़्यादातर मल्टीपल सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सर्जिकल अप्रोच। तो बच्चा नॉर्मल लाइफ फिर बच्चा नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकता है। तो जैसे अभी आप कह रहे थे कि बच्चा स्कूल जाता है, गिर गया, उसके दांत टूट गया आगे का, तो ऐसे में मैं कहूँगी कि अब ये जो हम इलाज दे रहे हैं वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट बन जाता है। बिकॉज उसके कारण ऐसा नहीं कि उसे खाने में दिक्कत हो रही है या दर्द हो रहा है। टीथ तो आना है ना, उसका टीथ आना है, बट अगर जब तक आना है, मान लीजिए जो आगे के दांत है परमानेंट, वो 6 से 7 साल पे निकलते हैं। अगर बच्चे का 2 या 3 साल में दांत टूट गया तो बीच का जो 3 साल का पीरियड है, उस समय तक वो जाने में कई बार कॉन्शियस फील करता है या उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास उसका इलाज है, हम टेम्परेरी टीथ वहाँ लगा सकते हैं, इवन बच्चों के लिए भी। बिल्कुल। डॉक्टर मिगलानी, आपका रुख करना चाहेंगे। ये पायरिया की बीमारी है, आमतौर पे बड़ी कॉमन है हमारे देश में। ये पायरिया के मरीज होते हैं, उनमें कोई ग्राफ्टिंग आप लोग शायद एस्थेटिक ट्रीटमेंट में होता है, गम ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है और क्या पायरिया के मरीजों में भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी, देखिए, पायरिया जो बीमारी है ये मसूड़ों की बीमारी है। जब मसूड़े लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं और उनमें से पस निकलने लग जाती है, इसकी वजह से दांत ढीले पड़ जाते हैं और दांत के नीचे की हड्डी गलने लग जाती है। ये बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है। इसकी एक मेन वजह है कि हम अपने दांतों की हाइजीन या सफाई मेंटेन नहीं करते। पायरिया की वजह से ये भी एस्टेब्लिश किया गया आजकल की स्टडीज़ में कि इससे कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो पायरिया का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। उसमें हम दांतों की सफाई रखते हैं, स्केलिंग करके, या उसे डीप रूट प्लानिंग कहते हैं। और अगर अंदर की हड्डी गल गई है तो वहाँ पे हम बोन ग्राफ्ट लगाते हैं। ये छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है ताकि वो जो गली हुई हड्डी है वो दोबारा रीजनरेट हो सके। और अगर पेशेंट अपनी हाइजीन उसके बाद मेंटेन करता है तो उस पेशेंट के अंदर एस्थेटिक ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है। यहीं पे एक सवाल ये उठता है कि पायरिया की हमने बात की, क्योंकि बड़ी आम समस्या हमारे देश में लोगों में, मुंह में बदबू आना और ये जर्म्स पैदा होते हैं, वो सफाई ना रखने की वजह से होते हैं, ये किस वजह से होते हैं डॉक्टर साहब? जो डेवलपमेंट ऑफ जो जर्म्स है उसका। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होते, पर एक अडल्ट एज में हमारे मुंह में लाखों तरह के बैक्टीरिया हैं। इसलिए ये बैक्टीरिया मोस्टली आप अपने पेरेंट्स से या आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं, ग्रैनी हैं, उनसे एक्वायर करते हैं।
आपने देखा होगा कई लोग जिनके पेरेंट्स के दांत खराब थे, बच्चों के भी दांत खराब होते हैं। तो इसमें कोई जेनेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जिस तरह के बैक्टीरिया आपके क्लोज सर्कल के लोगों के पास थे वही आपको भी मिलते हैं। आजकल हम लोग सजेस्ट करते हैं उन मदर्स को जिनकी दांतों की हालत ख़राब है और वो फैमिली वे में हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनको पर्टिकुलर टाइप के माउथ वॉशेस दिए जाते हैं ताकि उन हार्मफुल बैक्टीरिया या जो आगे जाके दांतों को ख़राब कर सकते हैं उसका काउंट नीचे रहे, ताकि आगे आने वाले बच्चे के मुंह में उस तरह के बैक्टीरिया ना आए। तो बैक्टीरिया बेसिकली आपको आपके एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, और एक बार वो बैक्टीरियल कॉलोनीज बन जाती हैं तो उनको हटाना या एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, अमूमन हम देखते हैं कि जब एज बढ़ती है से 60+, तो जो चीक्स होते हैं वो अंदर की तरफ धंसने लग जाते हैं, तो इट्स अ डेंटल प्रॉब्लम, और अगर ऐसा है कुछ तो उसका क्या इलाज है इस एस्थेटिक ट्रीटमेंट में? ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हमारे काफ़ी मरीज हमसे आके पूछते हैं कि मेरे दांत अंदर जा रहे हैं, मेरे दांत चले गए हैं तो मेरा गाल अंदर जा रहा है। सो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर यंग एज में जा रहा है तो हमारा डेंटल स्ट्रक्चर जो होता है दांत निकलने के बाद एक लेवल तक सपोर्ट करता है गालों को हमारे, जिससे हमारे गालों का भारीपन रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी मसल मास डिक्रीज करता है, हमारी स्किन रिंकल करती है, तो गाल अंदर जाते ही जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक जाते हैं। अगर हम इनको बाद अगर अपने दांत मेंटेन नहीं रख पाते, डेंचर्स लगा लेते हैं, तो हमारा वो भाग फिर से सपोर्ट में आ जाता है। लेकिन हम इसको फिर से 30 साल की उम्र का नहीं ले जा सकते हैं जी। तो हमें एक लिमिट तक ही हम इसको सपोर्ट कर पाते हैं, जिससे हमारे गाल दांतों के बीच में चबे भी ना, उसका एक सपोर्ट बना रहे उसके अंदर। बिल्कुल डॉक्टर रेखा, आपसे पूछना चाहेंगे कि पायरिया की मैंने बात की क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, इसी में मैं फिर से आपसे एक सवाल ही पूछना चाहूँगा। अगर माँ को पायरिया की बीमारी है तो क्या बच्चे को उसका जूठा खाने से, या उसको कि माँ से हर बच्चा बहुत प्यार करता है, तो उसको जूठा खाने से ये पायरिया की बीमारी लगती है? जैसे अभी डॉक्टर मेघलानी ने बताया था कि बैक्टीरिया वहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, जो बैक्टीरिया अगर माँ के तो भोजन के माध्यम से हो सकता है, भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया जा सकता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पायरिया की बीमारी होगी ही होगी, क्योंकि बहुत तरह के बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, बट हर बैक्टीरिया, हर इंसान के मुंह में बैक्टीरिया होंगे, बट हर इंसान को पायरिया नहीं होता। सो वो बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि अगर आप अपने दांतों की सफाई का ध्यान रखें, अगर उसके ऊपर कैलकुलस टार्टर जमने ना दें, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया हार्मफुल ना बने, उस हद तक ना बढ़े कि वो आपको हार्म कॉज कर आप सके। ये कहना चाह रही है अगर हम कुछ प्रयास करें तो घर में पायरिया होने के बाद भी हम उससे बच सकते हैं, अगर एक सदस्य को है। जी, इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे कार्यक्रम में आपका, हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी, बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत आवाज धीमी है। हाँ अब आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। ओके। मेरे आई एम 53 years old जी। एंड in my lower jaw left side there is not a single teeth. So I want to know that which treatment I have to take. I have to put any teeth or not. Okay. And my calcium and D3 level is very low. Okay, fine. आप प्लीज कंटिन्यू, आवर डॉक्टर विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। डॉक्टर मेघलानी, आप अपने इनके सवाल का जवाब दें। आई थिंक डॉक्टर रेखा इस बारे में ज़्यादा डॉक्टर रेखा कहेंगी प्लीज, आप क्योंकि जवाब दीजिए प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं। प्लीज मैम। जहाँ तक मुझे उनका सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने- मुंह में मैंने दांत ये नहीं लाइन- है। लेफ्ट साइड पे जो जॉ है उसमें एक दांत नहीं है, नहीं, तो missing है। जिससे कि दांत लगवाऊं या क्या करें? दांत आपको बिल्कुल लगवाना विटामिन चाहिए। लेवल्स का भी आपने कुछ उनका लोअर। आपने जो विटामिन लेवल की बात की, विटामिन डी और विटामिन लेवल की, आपने कैल्शियम की बात की कि वो लो है, तो इस एज में आपने 53 एज बताया, तो आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी दांतों पे खुद से, जब दांत बन चुके हैं तो इतना कोई प्रभाव नहीं डालता, पर हाँ वो हड्डी पे ज़रूर प्रभाव डाल सकता है। सो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और जहाँ तक दांत मिसिंग की बात है कि आपका एक दांत नहीं है, तो आपको उसे बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है समय के साथ नहीं तो जो आसपास वाले दांत हैं वो उस जगह में आना शुरू हो जाते हैं, ऊपर वाला दांत नीचे आने लगेगा, तो जो एक पूरा बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। अब उस दांत को लगाने के तरीके, आपने पूछा कि किस तरह से लगाना चाहिए, तो उसके कई तरीके हैं। निकलने वाला दांत भी लग सकता है, फिक्स भी लग सकता है, तो उसके लिए आपको एक बार आके अपना जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें हड्डी कैसी है, आसपास के दांत कैसे हैं, कितनी जगह दांत लगाने के लिए बची है,
वो सब देखना तो मैम पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको भी आप डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं जो आप नहीं। दांत लगाने की बात जब कर हम रहे हैं? इम्प्लांट की बात करें, इम्प्लांट एक स्क्रू, अगर मैं आम भाषा में बात करूं, इम्प्लांट मतलब एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हड्डी के अंदर लगा देते हैं, और वो असली दांत की जड़ की तरह से होता है। अच्छा। जब दांत निकाल दिया गया तो मैंने एक तरह से एक जड़ क्रिएट कर दी, बना दिया विद हेल्प ऑफ इम्प्लांट, और उसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है, तो वो फिक्स कर देते हैं। वो फिक्स हो जाता है, और उसके लिए हमें आसपास वाले दांतों से सपोर्ट नहीं लेना पड़ता, उस हड्डी में फिक्स हो गया, उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने कहा लगाने के बाद, उनको हम जनरली डेंचर्स कहते हैं। ओके, सो डॉक्टर मिगलानी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, पहले हम देखते थे कि जब भी दांतों में गैप होता था या कोई भी दिक्कत थी, मेटल की तारें लगनी या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि विजिबल होती थी। तो अब ऐसे क्या मटेरियल यूज़ किए जा रही है, क्या इस तरह से आगे चीज़ें हो रही हैं कि अब बड़ा कन्वीनियंट सा ईजी हो गया कि लोगों को शायद पता भी ना चले कि हमने कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट लिया है? जी, देखिए, इस पे मैं दो चीज़ों पे आना चाहूँगा। जब दांतों के अंदर आगे वाले दांतों में गैप है तो उसको दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एक है दांतों में तार लगा के, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, और दूसरा है एस्थेटिकली, अगर आप पेशेंट के पास टाइम कम है। आजकल एडवांसेस इन दोनों फील्ड में चल रही हैं। अगर आप ऑर्थोडोंटिक्स की बात करें, जो तार लगाने का था, उसमें आजकल नए तरीके के ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिससे इन्विजिलिन या और कई कंपनीज के वो हैं, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट कलर की एक पतली सी ट्रे बना के चढ़ा दी जाती है। दूर से देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि आपके दांतों में ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसका इफेक्ट ब्रेसिस की तरह ही होता है। वो ट्रे जो है हर 15 दिन में चेंज की जाती है और आपके दांत वापस अलाइनमेंट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ सिर्फ दो दांतों के बीच में गैप है या सिर्फ बीच वाले दांतों के बीच में गैप है और पेशेंट के पास 1.5 या 2 साल का समय नहीं है कि मैं ये ट्रीटमेंट करा सकूं, उस केसेस में हम अलग तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। उस गैप को डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा गैप है, या तो हम कॉम्पोजिट फिलिंग, जो दांत के कलर का एक मटेरियल होता है, उससे यूज़ करके उस गैप को बंद कर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट में करीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है और बिल्कुल इस से देखने में किसी को पता नहीं चलता। बट इसकी एक लाइफ है 8 से 10 साल। अगर आप उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन का चाहते हैं कि कोई फिलिंग मटेरियल हो और गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम सेरामिक विनीर्स उनका भी इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ट्रीटमेंट ही, चाहे आप ऑर्थोडोंटिक्स में जाइए या इसमें, काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। बट पेशेंट की कंडीशन देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पे जाना चाहिए। बट पोर्सलिन विनीर्स एज वेल एज कॉम्पोजिट विनीर्स पिछले 10, 15, 20 साल में काफ़ी एडवांस हो गए हैं और इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। डॉक्टर धीरज, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर इम्प्लांट्स भी क्या एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आता है क्या? इस बीच हमारे साथ एक फ़ोन कॉल आ गया, उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे कार्यक्रम प्रोग्राम में आपका। अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मैडम, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मैडम। मेरी उम्र 53 इयर्स है जी। और मेरे लेफ्ट जॉ में बिल्कुल एक भी दांत नहीं है, एक भी दांत नहीं है जी। तो अगर वो डेंचर लगाएंगे तो सपोर्ट कहाँ से लेंगे जी। और फिर अगर मेरा कैल्शियम लेवल लो है, अभी मेनोपॉज चल रहा है, तो अगर वो स्क्रू से लगाएंगे तो फिर वो सपोर्ट करेगा या नहीं, और मुझे कैसा करवाना चाहिए, फिक्स करवाना चाहिए स्क्रू वाला या फिर वो डिटेचेबल आता है ऐसा? तो मुझे बहुत जैसे क्वेरी लग रही है कि जी, क्या करना चाहिए। प्लीज बी ऑनलाइन, अब लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर धीरज आपके सवाल का जवाब देंगे। जैसे आपने बताया आपका एक तरफ के दांत नहीं है, तो हमने पीछे की तरफ के पीछे की तरफ के आपके दांत नहीं है, तो खाने के दांत बहुत ज़रूरी है खाना खाने के लिए। तो आपको सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑलमोस्ट पता ही है कि निकालने उतारने वाला भी है। उन्होंने बताया है कैल्शियम भी नहीं है। तो आपको, अगर आपका कैल्शियम कम, अगर आपका हड्डी की जांच हो रखी है जिसको हम CBCT एक्सरे कहते हैं, जिससे पता चल पाए आपकी हड्डी कितनी है, तो हम फिक्स दांत की तरफ आपका इलाज कर सकते हैं। अगर आपका लगता है कि हड्डी कम है वहाँ पे, तो निकालने उतारने वाला दांत बनना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पूरा इस इलाज के लिए आपकी पूरी जांच होना बहुत ज़रूरी है, जो क्लिनिकल जांच होना। खाली हम आपका कैल्शियम लेवल देखकर आपका ट्रीटमेंट प्लान आपको भी नहीं बता सकते, और आपके लिए होगा कि पूरी जांच कराई जाए, देन आप अपने लिए ट्रीटमेंट चुनिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहीं पे मेरा सवाल अधूरा रह गया था। जो डेंचर होते हैं और इम्प्लांट्स होते हैं, एक तो मोटा मोटा आप हमें बता दें उसमें अंतर क्या होता है डॉक्टर साहब, और जो इम्प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी रहती है और इनमें से ज़्यादा सुविधाजनक
कौन सा रहता है एक मरीज के लिहाज से? ठीक, तो पहली चीज़ हमें दोनों में अंतर बताना है कि हमारा डेंचर क्या है और हमारा इम्प्लांट क्या है। सो हमारा डेंचर है एक नॉर्मल तरह का, जो हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे, दांत निकाला गया और पहना गया, एक जबड़ा होता है। उसी तरह से एक दांत का भी हो सकता है, 32 दांत का भी होते हैं हमारे। और इम्प्लांट हमारा एक साधन है उस डेंचर को मुंह में फिक्स करने का। तो हम उस स्क्रू को मुंह में टाइट करके एक डेंचर के तरह दांत उसमें लगा दिया जाता है। सो हर मरीज की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कंडीशन अलग है, जिसमें हम या तो डेंचर करेंगे या इम्प्लांट करेंगे। सभी के अंदर हम इम्प्लांट भी नहीं कर सकते, सभी में हम डेंचर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जिनके मसूड़े इंटैक्ट हैं जी, क्या उनमें इम्प्लांट संभव है? मसूड़ा एक भाग है इम्प्लांट होने का, दूसरा भाग है कि भी वहाँ पर हमें दांत लगाने की जगह हमारे पास है। मरीज हमारे पास आया, उसका दांत चला गया है आज से 10 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे हमारे जबड़े ग्रो करे, वो स्पेस भी खत्म हो गया, पेशेंट का दांत मिसिंग है, लेकिन जब वो मुंह बंद करता है, खोलता है, वहाँ दांत लगाने की जगह है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी तो है। यहीं पर एक सवाल उठता है, इनमें पेनफुल प्रोसीजर इन दोनों में से कौन सा है, इम्प्लांट्स या वो डेंचर? आजकल की दवाइयों के आगे पेनफुल प्रोसीजर कोई भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप सर्जिकली फिट नहीं है, का नाम लिया ना, स्क्रू, एनेस्थीसिया के जरिए हम इसे अगर आप सर्जिकली फिट नहीं है तो डेंचर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए, बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप सर्जिकली फिट है, दवाइयाँ ले सकते हैं और आप उस ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इम्प्लांट ऑप्शन के लिए हम जा सकते हैं। तो बेसिकली हम माने कि ये टोटल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की सिचुएशन के ऊपर कि उसको डेंचर की जरूरत है या इम्प्लांट की जरूरत है। एक चीज जैसे लिमिटेशन की डॉक्टर धीरज ने बात की, और आपने पहले एक बार पूछा था कि अगर किसी को डायबिटीज या कोई सिस्टमिक ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ हो जाता है। सो अगर किसी भी तरह की अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद वहाँ पे इम्प्लांट करना सेफ नहीं होता, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है। ये कहना चाहिए कि हाई बीपी है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये सर्जिकली फिट होना, जो आपने बार-बार ये वर्ड यूज किया है, कंट्रोल में है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसी बीमारियां हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड हैं तो वहाँ पे हम इम्प्लांट के फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यही पे डॉक्टर रेखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी प्रोग्राम की शुरुआत में भी आपने बताया कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, कहते हैं कि हमारे टीथ वाइट हो जाएं, तो टीथ वाइटनिंग का जो प्रोसीजर है, क्या ये घर से भी हो सकता है पॉसिबल? क्या घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं? या फिर अगर हम टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं एक डेंटिस्ट के पास, तो हमें कितने टाइम बाद वो प्रोसीजर अगेन एंड अगेन रिपीट करना होगा? हम टीथ वाइटनिंग की बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे उसका कारण देखना है कि वो दांत पीले या उसका जो रंग बदला है वो किस कारण से है। कई बार ऐसा है कि उसके ऊपर नॉर्मल जो टीथ है उसके ऊपर स्टेन डिपॉजिट है। हमारी हिंदुस्तान में खान पान की जो आते हैं, जैसे हल्दी, चाय, कॉफ़ी बहुत हम लेते हैं, तो कई बार आपके असली जो दांत है उसके ऊपर स्टेन से अगर आपने ठीक से सफाई नहीं रखी, तो वो शायद कुछ हद तक हम घर पे ट्राई कर सकते हैं कि उसको अगर ठीक से साफ रखा जाए तो वो स्टेन ना जमने दे। एक हुआ कि किसी के दांत थोड़ा नेचुरल कलर ही थोड़ा सा पीला और वो चाहते हैं कि हमें और वाइट कराना है, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई आर्टिफिशियल मीन या डेंटल ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से एक ब्लीचिंग भी है। अगर हमें उसकी शेप नहीं चेंज करनी, सिर्फ रंग चेंज करना है, तो ब्लीचिंग एक तरीका है। ब्लीचिंग डेंटिस्ट के ऑफिस में भी हो सकता है और घर पे भी हो सकता है। सो कुछ होम ब्लीच नाम से किट्स आते हैं जो मरीज खुद ही घर पे लगा सकते हैं दांतों के ऊपर, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंसिटिविटी क्या नहीं होती? बिकॉज दांत सेंसिटिविटी का भी बड़ा इशू रहता है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वैसे तो ब्लीच के अंदर हम लोग एसिड यूज़ करते हैं जो बहुत माइल्ड होता है और वो सेफ़ है यूज़ करने के लिए, पर फिर भी कुछ हद तक वो आपकी दांतों की ऊपरी परत के ऊपर इफेक्ट डालता है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। गरम लगने का एकदम से ठंडा गरम तो नहीं लगता है, बट हाँ अगर आप उसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं या फिर दांत ऑलरेडी घिसे हुए थे, इनामल हटा हुआ था और ऐसे दांतों के ऊपर मैंने यूज़ किया, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता था कि ब्लीचिंग, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी का हिस्सा है और हम काफ़ी केसेस ब्लीचिंग के करते हैं। ब्लीचिंग के बाद सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है 1-2 दिन के लिए, जिसके लिए हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट देते हैं पेशेंट को और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर रेखा कह रही थी कि ब्लीचिंग का प्रोसीजर डेंटल क्लिनिक में भी किया जा सकता है और घर पे भी, लेकिन घर पे भी ब्लीचिंग करने के लिए डेंटिस्ट आपके लिए एक स्पेशल ट्रे बनाएगा। आपकी कंडीशन के हिसाब से जो जेल दी जा रही है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगी वो डिसाइड करेगा।
आजकल बाज़ार में रेडीमेड किट्स अवेलेबल हैं कि आप लीजिए और घर जाके ब्लीचिंग कर लीजिए। मैं आपको कहना चाहूँगा ये नीम हकीम खतराए जान वाली कहानी है, प्लीज़ उसको मत कीजिए। अगर आपको ब्लीचिंग करवानी है तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, हेल्प लेनी चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीचिंग अगर अनकंट्रोल्ड आप उसे यूज़ करेंगे तो आपके गम्स या मसूड़े को भी बर्न कर सकती है, एक्सेसिव सेंसिटिविटी भी कर सकती है। तो प्लीज़ अगर आप ब्लीचिंग करवाने का सोचते हैं तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। नीम हकीम खतरे जान वाला जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, हमारे जो दर्शक हैं या व्यूअर्स हैं वो सुन चुके होंगे और समझ चुके होंगे। यहीं पर ही टाइम की बात हुई थी कि कितने टाइम पे इसे रिपीट करना चाहिए। देखिए, ब्लीचिंग प्रोसीजर यूजुअली 1 साल से 18 महीने 2 साल तक रहता है। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते या अपनी खाने की आदतें नहीं बदलते तो आपको इसको दोबारा रिपीट कराना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, आपका रुख करना चाहेंगे, फुल माउथ रेस्टोरेशन क्या ये भी एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट का हिस्सा है और ये क्या होता है डॉक्टर साहब, इस बारे में हमें बताएं। फुल माउथ भी एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। जैसे हमने शुरू में बात करी थी किस तरह से लोगों के दांत के रंग अलग हो जाता है, तो ये काफ़ी चाइल्ड बीमारियां भी होती हैं जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। दांत की परत होती है पहले की इनामल डेंटिन, तो कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, इसमें दांतों की परतें खराब हो जाती हैं। तो उस तरह के मरीज जो हमारे पास आते हैं तो उनके सारे दांतों का स्ट्रक्चर डैमेज होता है। तो उनके लिए एस्थेटिक प्लस फंक्शनल दोनों ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन इज फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। तो उन केसेस के अंदर हम उनके सारे दांतों को जोड़ा जाता है, उनके ऊपर सेरामिक के क्राउन्स लगाए जाते हैं या फिर कुछ में विनियर या फिलिंग की जरूरत है उसको विनियर से फिलिंग करी जाती है ताकि उसको दिखने में अच्छा किया जा सके, उनको खाने में सक्षम बनाया जा सके ताकि वो खाना भी खा पाए उससे। बिल्कुल। सो इसमें आप अपना मैसेज एक ऐड कर दिए डॉक्टर, समय हमारा लगभग थोड़ा बहुत समाप्त हो चुका है। सो मेरा मैसेज यही रहेगा, अगर हमें सुंदर दिखना है तो हमें दांतों का रखरखाव अच्छा करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, अगर खाना फंसता है तो फ्लॉस भी करना चाहिए और हर हमेशा खाना खाने खुला भी करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर रेखा, अभी हमने बात की एस्थेटिक ट्रीटमेंट की हम सभी डॉक्टर्स से, तो ये तो हमने जाना कि टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दांतों को किस तरह से हम लोग सेहतमंद रखें ताकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना हमें पड़े। मैं चाहूँगी आप वो मैसेज हमें दें। दांतों का ठीक से रख रखाव, एक तो खान पान की आदतें, कच्ची फल सब्जियां ज़्यादा लें जंक फूड की बजाय। अगर आप मीठे के शौकीन हैं खाइए, पर उसके बाद ब्रश ज़रूर कीजिए। रात को सोने से पहले कुर्ला करें और ब्रश करें ताकि रात में खाना कहीं ना फंसा रहे और कीटाणु मुंह में नहीं आए। दूसरा एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जब हम एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों का सेवन ये बहुत कॉमन कॉज है दांतों को बदसूरत बनाना। मैं कहूँगी कि अच्छे भले दांतों को उसका रंग बदल सकता है, मसूड़े की प्रॉब्लम कर सकता है। सो अगर आप अपनी आदतें ठीक रखते खाने पीने वाली और साफ़ सफाई की, तो शायद आपको इस सब की ज़रूरत ही ना पड़े। एक कॉलर है हमारे साथ, जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपका नाम? रेनू है जी रेनू जी, बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रही हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए। 43। अपना सवाल पूछिए रेनू जी। हाँ जी अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे दांत है ना घिस रहे हैं तो वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ ओके। डॉक्टर रेखा, आप क्या बता? ये और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं। सो दांत जब घिस रहे हैं, कुछ तो ये एक नॉर्मल एज रिलेटेड प्रोसेस होता है कि बच्चे के जितने बड़े दांत होते हैं एज के साथ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल के साथ घिसते हैं। अच्छा। तो वो देख के बताया जा सकता है कि नॉर्मल रेंज में है कि नॉर्मल से ज़्यादा है। और इसके कारण भी बहुत सारे होते हैं। कई बार जैसे हमने खान पान की बात किया, बहुत ही रफ़ चीज़ें खाते हैं, या एक और कॉमन जो दर्शकों के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है, लाल दंत मंजन, कोयला, इस तरह की चीज़ों का कभी इस्तेमाल ना करें दांतों को साफ़ करने के लिए। वो एक बहुत बड़ा कारण होता है दांतों को घिसाने का। गलत तरीके से किया गया ब्रश भी, कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रश या उसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ किया जाए, वो भी दांतों का घिसने का कारण हो सकता है। सो अगर हम जैसे ये मरीज़ ने कहा, इन्होंने कहा रेनू जी ने, कि उनके दांत घिस रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, सो उसको आगे घिसने से रोका भी जा सकता है और उसको वापस ठीक भी किया जा सकता है। उसके अलग अलग तरीके हैं। फिर से मैं कहूँगी कि वो देख के ही बताया जा सकता है कि किस हद तक आपके दांत घिसे हैं, तो हमें उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करना है। क्या हमें क्राउन करने की ज़रूरत रहेगी कि थोड़ा सा कॉम्पोजिट बिल्डअप करने से भी चल सकता है,
या उसको वहीं पे रोक के भी अभी तक वो एक रोकने वाली कंडीशन में हम उसको आगे खींचने से बचा सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगी कि एक डेंटिस्ट के पास जाके आप उसकी जांच कराएं। रेनू जी, अगर आप सुन रही हैं तो आपको यही सलाह है कि कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी करने से पहले एक बार आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उनकी सलाह पर ही आगे जो भी वो कहते हैं वो करें। बिल्कुल। डॉक्टर मिगलानी, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन हमारे दिमाग पे सवाल उठता है कि ब्रश जो है किस तरह का हमें यूज़ करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर टीथ, हार्ड ब्रश, मीडियम या सॉफ्ट? पहला सवाल ये। दूसरा, डॉक्टर साहब, कि हमारे मसूड़ों की जो हेल्थ है किस तरीके से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है वो कितने वक्त चलता है, कितना लंबा चलता है, अगर हमें ऑन एन एवरेज की बात करें? ठीक है, मैं आपके तीनों चीज़ों का जवाब एक एक करके दूंगा। पहली बात तो जो ब्रश है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि आप ब्रश सॉफ्ट यूज़ करें, और उसको यूज़ करने का तरीका भी अगर आप किसी डेंटिस्ट से नहीं मिल सकते तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हमेशा रोटेशन में यूज़ करेंगे दांतों पे, और उसका टच जो है फेदर टच होना चाहिए। अगर आप दांतों को घिसेंगे तो दांतों की नेक का पोर्शन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। मेरा आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए। और जो आपके गम्स की हेल्थ के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि जैसे अगर आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मसूड़े मजबूत हैं तो दांत मजबूत रहेंगे। तो रात को ब्रश करने के बाद उंगली से मसूड़ों की अच्छी तरह से मालिश करिए। तंबाकू और इस तरह के प्रोडक्ट से दूर रहिए। तीसरी जो आपने मुझसे पूछा कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट की लाइफ कितनी होती है, मैं इस बात पे थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ आपसे, क्योंकि जब हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट से स्टेंट डलवाते हैं या बीपी की दवाई लेते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि ये कितने दिन चलेगा। तो लाइफ, हर एस्थेटिक प्रोसीजर विल लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल चलेगा, अगर आप उस पर अपने डॉक्टर या अपने डेंटिस्ट के दिए हुए सलाह को मानते हैं। अगर आप उसे मानते हैं तो 20, 25, 30 साल ये ट्रीटमेंट चलेगा बिना किसी परेशानी। बिकॉज़ मनी इज इन्वॉल्वड हियर, कॉस्ट इज इन्वॉल्वड, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि हर कोई अगर आप अपने डेंटिस्ट की सलाह मान के उसके बाद उसी हिसाब से चल रहे हैं तो ये सालों साल आपका साथ निभाएगा। बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब। इसी में अपना मैसेज ऐड कर दीजिए। देखिए, मैसेज मैं ज़रूर ऐड करूँगा। एक किस्से के साथ, मेरे फादर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया 60 साल की उम्र में जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या ज़रूरत थी, तो बोले यार अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप लोग अपने दांतों का इलाज नहीं करा पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आज भी देर नहीं हुई है। आप आइए और अपना इलाज कराइए, और सुंदर दिखने पे सबका हक है। बिल्कुल, सबका मूल अधिकार है। तो जैसे कि खूबसूरत दिखें, स्वस्थ दिखें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं है, और अगर आपको लगता है तो जाइए अपना ट्रीटमेंट करवाइए। एक बार फिर से हम अपने सभी डॉक्टर्स के मैसेजेस को एक बार सम अप कर लेते हैं। तो डॉक्टर रेखा ने हमें बताया कि अपनी खाने पीने की जो आदतें हैं उसे आप बदलिए। कच्ची फल सब्जियां हमें खानी चाहिए। मीठा अगर आपको पसंद है तो खाइए, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करिए, और ब्रश हार्ड नहीं होना चाहिए, ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, एक सही तर्ज ज़िंदगी यानी कि एक अच्छी लाइफस्टाइल को ज़रूर अपनाएं। डॉक्टर धीरज ने हमें कहा कि सुंदर दिखना है तो बिल्कुल अपने डॉक्टर की भी सलाह लें, अपने दांतों का ख्याल रखें, और ब्रश जो है मॉर्निंग इवनिंग ज़रूर करें। और डॉक्टर मिगलानी ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। एक तो सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें, और ब्रश करते समय रोटेशन में ब्रश करें। और गम्स, रात में अगर अपने गम्स को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है तो आफ्टर ब्रशिंग उंगली से जो है उसकी मालिश करें। और एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह से आपकी डॉक्टर आपको गाइड करते हैं उस तरह से उनकी सलाह पर आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो ज़रूर करें। और लास्ट में बिल्कुल अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं है, सबका हक है अच्छा दिखना। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप इस प्रोग्राम में आए और हमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट, जिसके बारे में शायद हमारे व्यूवर्स को इतनी नॉलेज नहीं थी, और आपने इतनी सारी नॉलेज हम लोगों को दी। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स वंस अगेन, क्योंकि एस्थेटिक ट्रीटमेंट के बारे में हमारे आम जनता है, हमारे आम जो साथ के लोग हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अननोन सा फील्ड है। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको ज़रूर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी।
अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल है डीडी उर्दू। बिल्कुल। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। सेहतमंद दांत हमारी शख्सियत में चार चांद लगाते हैं। खूबसूरत चेहरे और मुस्कुराहट में दांत अहम होते हैं। टूटे हुए, बदरंग, दागदार और पीले दांत एस्थेटिक तरीक़े इलाज से दुरुस्त किए जा सकते हैं। इसमें कोशिश होती है कि मरीज ठीक से ग़िज़ा खा सके और सही तरह से बोल सके। चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए भी एस्थेटिक तरीक़े इलाज का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों के साथ साथ मसूड़ों की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। सोने से पहले दांतों की सफाई फायदेमंद होती है।